पालन में बरती जा रही जबरदस्त लापरवाही की वजह से बहुत जल्द मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिससे उनकी कमर टूट पड़ी है। आरजेडी के स्थापना के 25वें साल पर जेडीयू ने पार्टी से 25 सवाल खड़े किए हैं। रामविलास पासवान के जन्मदिन के मौके पर एलजेपी के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूपी का चर्चित गोमती रिवरफ्रंट घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस के हाथ जो कामयाबी लगी है, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। एक बार फिर भारत का सिरदर्द बढ़ने वाला है। देश में बच्चों के लिए एक ऐसा ही नया दुश्मन पैदा हो गया है। ये तो बात जग जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा रहा है। बदस्तूर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिससे उनकी कमर टूट पड़ी है। और अब नतीजा ये हुआ है कि आतंकी संगठनों के बीच ही फूट पड़ने लगी है। और ये रहा वो सबूत जिसकी इबारत को पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों में एक तरह से गृहयुद्ध छिड़ गया है। और इस प्रेस रिलीज के सामने आते ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के कारोबारियों के लिए परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें भी महसूस होने लगा है कि कश्मीर के भटके नौजवानों को लेकर बनाए गए आतंकी संगठन में अब फूट पड़ चुकी है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट वो आतंकी संगठन है जिसे लश्कर-ए-तैयबा ने अपने मुखौटे के तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर खड़ा किया। इसे आमतौर पर TRF के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब आतंक का एक कुनबा बिखरने लगा है। जम्मू कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें मुझे नहीं लगता कभी भी किसी तरह का एका था, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है। इससे पहले हम इस प्रेस रिलीज को तफसील से समझें, उससे पहले जरा इस वीडियो के इस हिस्से को सुन लीजिए। हम इनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने दावतुल इस्लामिया के सफ़ों में मौजूद मुजाहिदीन को मुमिनीन के साथ नरमी और शफ़क़त करने वालों में से पाया। बस आप भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए दावतुल इस्लामिया में शामिल होकर खिलाफत को मजबूत करें। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसके जरिए पाकिस्तान की पनाह में पल रही आतंकी तंजीमों के साए में सांस ले रहे कश्मीर के आतंकी अब अपने लिए जमीन की तलाश में, वो जमीन जिसके जरिए ये अपने आकाओं की दहशत की दुकान चला सके। उनके रिमोट कंट्रोल हैंडलर्स जो पाकिस्तान में हैं, वो इन्हें अब सस्पेंड और निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें भेजा गया था खौफ क्रिएट करने, इलेक्शन प्रोसेस ना स्टार्ट होने के लिए, लोकल जनता को अपने साथ मिलाने के लिए। हो रहा ग्राउंड पर उल्टा है। ये कमांडर खौफ में आए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिस तरीके से आर्मी ने अपना इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट की तरफ से प्रेस रिलीज 5 जुलाई 2021 को जारी की गई। इसके मुताबिक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने अपने संगठन से श्रीनगर के नातीपोरा इलाके के आतंकी कमांडर इरफान अहमद सोफी, नातीपोरा के ही बिलाल अहमद, श्रीनगर के चन्नपोरा के शाहिद खुर्शीद और पुलवामा के पंपोर का रहने वाला आदिल नबी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। TRF घाटी में पांव पसारने लगा क्योंकि हिजबुल जैश और लश्कर की कमर टूट चुकी थी ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से। लेकिन सुरक्षा बलों ने TRF के खिलाफ भी अपना अभियान जारी रखा। इस वजह से TRF की भी कमर टूट गई और अब ये बढ़ चुके हैं बिखराव की ओर। जिन आतंकियों को TRF ने अपने संगठन से बाहर निकाला है, उन सभी पर जो इल्जाम लगाए हैं, उससे साफ अंदाजा मिल जाता है कि आतंक के आका किस कदर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए छटपटा रहे हैं। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मुस्तैदी और आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कामयाब ऑपरेशन ने न सिर्फ घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी, बल्कि आतंकियों और उनकी तंजीमों को चलाने वाले उनके आकाओं का हौसला भी तोड़ के रख दिया है। TRF जिस तरीके से आज अपने 4 आतंकवादी लीडर्स को सस्पेंड कर रही है, वो उन्हें अकाउंटेबल बना रही है कि आपके होने के बावजूद, आपको इतना पैसा मिलने के बावजूद, इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद, अगर आपका JNK में खौफ नहीं है। आतंकियों के बीच छिड़े इस गृहयुद्ध को देखकर आतंक के सबसे बड़े आका और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के भी होश उड़ गए और उसे अब अपनी आतंक की सल्तनत के बिखरने का खतरा सताने लगा है। वैसे भी हाफिज सईद इस वक्त बुरी तरह डरा है। एक तरफ तो उसके घर के बाहर हमला करवाकर ISI ने इशारा कर ही दिया कि हाफिज सईद अब उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं।
अन्य आतंकी संगठनों की तरह टीआरएफ की भी कमर टूट चुकी है। आईएसआई की तर्ज पर वह भी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है। टीआरएफ से निकाले गए तीनों आतंकियों ने भी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया और पाकिस्तान के बारे में कहा। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि नौजवान जो कि कश्मीर में रहते हैं, पाकिस्तान उनको भड़का रहा है। कहते हैं चोर अगर डाल डाल तो पुलिस पात पात रहती है। वैसे तो पुलिस ने कई शातिर और सुपर चोरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बार पुलिस के हाथ जो कामयाबी लगी है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। इस बार जिस चोर की असलियत पुलिस के सामने आई है उससे जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले का जब पूरा कच्चा चिट्ठा खंगला गया तो इस चोर के जम्मू कश्मीर कनेक्शन सामने आ गए। दिल्ली पुलिस की एक टीम इस वक्त इस थाने में 2 कार चोरों के साथ साथ उनके पास से जब्त सामानों की नुमाइश कर रही है। लेकिन इन दोनों चोरों के सीने में जो राज दफन है उसके बारे में सोच सोचकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पसीने छूटे जा रहे हैं। क्योंकि दिखने में मामूली शक्ल सूरत वाले ये दोनों चोर किसी भी सूरत में मामूली कतई नहीं है। यहाँ थाने की मेज पर नंबर प्लेटों का ये ढेर इनकी करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट शाखा ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक का नाम शौकत अहमद है तो दूसरा उसका साथी मोहम्मद जुबैर है। शौकत अहमद कश्मीर के बारापुला में सोपोर का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद जुबैर उत्तर प्रदेश के शामली का है और दोनों ही दिल्ली में कार को चुराकर उन्हें ठिकाने लगाने का धंधा कर रहे थे। पुलिस को शौकत अहमद के दिल्ली में होने की इत्तला मिली थी, लिहाजा पुलिस ने जाल बिछाकर उसे सेंट्रल दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसकी ही निशानदेही पर उसके साथी मोहम्मद जुबैर को पकड़ा। और इन दोनों को पकड़ने के साथ ही पुलिस ने एक ही झटके में 30 से ज्यादा लग्जरी कारों की चोरी का मामला भी सुलझा लिया। लेकिन शौकत अहमद से पूछताछ में पुलिस को जब उसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पता चला तो वो भी पूरी तरह चौंक गई। तफ्तीश में बात खुलकर सामने आई कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक शौकत अहमद जम्मू कश्मीर से बाकायदा फ्लाइट से दिल्ली आता था। यहाँ चोरी की गाड़ियों को वो औने पौने दामों में अपने साथी मोहम्मद जुबैर से खरीद लेता और फिर उन गाड़ियों को खुद ड्राइव कर शौकत जम्मू कश्मीर जाता था। वहाँ फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर उन गाड़ियों को अच्छी कीमत पर बेच दिया करता था। बताया जा रहा है कि अब तक शौकत 100 से ज्यादा गाड़ियों को आगे बेच चुका है। पकड़े गए इस चोर की खासियत ये थी कि ये चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए जम्मू कश्मीर से बाकायदा फ्लाइट के जरिए दिल्ली आता था। अब तक करीबन 100 से ज्यादा गाड़ियों को ये चोर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा चुका है, जिसमें कई ऐसे इलाके भी शामिल हैं जो आतंकवाद को लेकर प्रभावित हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि क्या चोरियों की इन गाड़ी का इस्तेमाल आतंकवादी वारदातों में भी हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शौकत और जुबैर तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन उनका एक साथी रिंकू भागने में कामयाब रहा। पुलिस को इन दोनों के पास से एक पिस्तौल, 100 नकली नंबर प्लेट, कारों की 120 डुप्लीकेट चाबियों के अलावा कार चोरी करने का सारा साजो सामान भी बरामद हुआ है। लेकिन जिस चीज ने पुलिस को बुरी तरह से चौंकाया वो था शौकत का चोरी की कारों को कश्मीर में ठिकाने लगाना। पुलिस को पता चला है कि शौकत अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर और बारामुला में कई लग्जरी गाड़ियों को बेच चुका है और पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती है कि जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके हैं जहां सरहद पार से आने वाले आतंकी अक्सर पनाह लेते हैं या फिर आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। लिहाजा शौकत अहमद के कश्मीर कनेक्शन ने दिल्ली पुलिस को तो चौंकाया ही। ये बात जब दिल्ली पुलिस के जरिए सेंट्रल एजेंसियों तक पहुंची तो वो भी बुरी तरह चौंक गई। अभी तक पुलिस की तफ्तीश में यही बातें सामने आई हैं कि शौकत और जुबैर पिछले कुछ सालों से ही ये धंधा कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस को शक है कि पुलवामा और अनंतनाग में चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल कहाँ किया गया। कहीं आतंकवादी घटनाओं में तो चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर कश्मीर में सक्रिय कितने आतंकियों के पास चोरी की कारें हैं। जाहिर है ये सवाल पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी परेशान करने के लिए काफी है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाकर कश्मीर भेजने का इरादा किया ताकि वो शौकत के ठिकाने लगाई कारों के साथ साथ आतंकवादियों तक पहुंचने के सारे रास्तों को भी खंगाल सके। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी शौकत अहमद से जल्दी ही पूछताछ कर सकती हैं ताकि उसके सीने में दबे राज सामने आ सके। पुलिस जान चुकी है कि शौकत के पिता वन विभाग में काम करते थे,
जबकि आरोपी का भाई जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम का सदस्य भी है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि कश्मीर के घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों तक पहुंचने के कई रास्ते शौकत अच्छी तरह जानता होगा। शातिर शौकत तक पहुंचना भी पुलिस के लिए कम इत्तेफाक नहीं था। इंटरनेट पर इस चोर के बारे में पुलिस को पता चला और फिर फेसबुक के जरिए पुलिस शौकत तक पहुंच गई। शौकत एक बेहद ही पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता वन विभाग में नौकरी कर चुके हैं और खुद शौकत भी सरकारी ठेके लेने का काम करता है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि कहीं शौकत सरकारी ठेके लेने की आड़ में आतंकवादियों को गाड़ी चोरी करके तो नहीं बेचता था। अपने व्यवहारिक नजरिए के लिए मशहूर आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा उस पर सियासत तेज हो गई है। हिंदू मुस्लिम एकता, मॉब लिंचिंग और भारत में इस्लाम के भविष्य पर डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, जहां उसके समर्थन में कुछ लोग आए वहीं कुछ विरोध में। कई सियासतदान तो भागवत के बयान की आड़ में केंद्र सरकार के प्रमुख चेहरों पर निशाना साधते हुए नजर आए। हालांकि भागवत ने दो टूक कहा कि आरएसएस का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को भ्रामक बताकर दोनों को एक बताने के लिए उन्होंने जो डीएनए वाली थ्योरी दी उस पर सियासत की त्योरियां चढ़नी ही थी। आरएसएस प्रमुख ने साफ कहा कि पूजा पद्धति के आधार पर भारत के लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपने मन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। वो संघ पहले से ऐसा मानता है। एकता को लेकर आरएसएस की ये थ्योरी यूपी चुनाव की तेज होती आहट के बीच है, इसलिए बयान में विवाद ढूंढने को तैयार बैठे नेताओं ने इसकी चीर फाड़ शुरू कर दी। उम्मीद के मुताबिक इस बयान पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ट्विटर पर चहक पड़े। उन्होंने लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। बात गाजियाबाद के एक कार्यक्रम से निकली तो कांग्रेस इसे और दूर तक ले जाने के चक्कर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक लेकर पहुंच गई। अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी डीएनए वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का डीएनए एक ही है। भारत की राजनीति को डीएनए शब्द खूब भाता है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनावों में डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर भी सियासत तय थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की किताब के विमोचन पर जब मोहन भागवत बोल रहे थे तो उनके विरोधी और समर्थक आंख लगाए और कान टिकाए बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे ने भरपूर मसाला दिया। अपने भाषण में मोहन भागवत ने गौवध और लिंचिंग का जिक्र छेड़ा और भीड़ बनकर हिंसा करने वालों को हिंदुत्व विरोधी अराजक करार दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं। भागवत के इस बयान की ताक में बैठे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हल्ला बोल दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। खुद आरएसएस को भी अंदाजा रहा होगा कि उनके प्रमुख के हर बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन इससे बेपरवाह मोहन भागवत खूब बोले और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए एकता, अमन और भाईचारे का डंका पीटते रहे। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है?
इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। आरएसएस प्रमुख का ये अंदाज बीजेपी और वीएचपी को तरास आया है। साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसकी दिल खोलकर तारीफ की। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। विरोधी आरएसएस को एक धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाला संगठन बताते हैं। आरएसएस पर नफरत और ऐसी राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस का डर दिखाकर इस्लाम को खतरे में बताने वालों की खबर ली। मोहन भागवत के भाषण का केंद्र बिंदु भारत और भारतीयता रहा। उनके भाषण के इस बयान के कई मायने आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। बहुत जल्द मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन राज्यों से नेताओं को जगह मिल सकती है जहां पर अगले साल चुनाव होना है। इसके अलावा कुछ राज्यों में संतुलन बनाने के लिहाज से भी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के कामकाज की विस्तार से समीक्षा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी इस मसले पर विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर विस्तार से चर्चा की। 2019 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी मंत्रिमंडल का न तो विस्तार किया और न ही कोई फेरबदल, जबकि इस दौरान रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों का निधन हो गया। यही नहीं, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से बाहर हो गईं। इससे मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हो गईं। इस वक्त मोदी सरकार में 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं, यानी अभी भी मंत्रिमंडल में 28 नए सदस्यों को रखने की गुंजाइश। देश को कोरोना से उभारने की हर मुमकिन कोशिश करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पिछले करीब 2 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी काम करते रहे। इस दौरान सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और मंत्रियों के कामकाज को विस्तार से देखा गया। इसी के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार हुई। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल में कुछ और चीजों को भी शामिल किया गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए इन राज्यों से कुछ नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री युवा चेहरों को तो मौका देंगे ही, साथ ही आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर जातीय समीकरण का भी ख्याल रख सकते हैं। बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि देश की सत्ता की राह लखनऊ से निकलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को शामिल करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में चर्चा की। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्य में दोबारा शिवराज सरकार की ताजपोशी में मदद करने का इनाम मिल सकता है। इसी तरह असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जगह छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार समय की जरूरत बन गया था। कई पद खाली थे, जिस कारण मंत्रियों को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसकी वजह से काम का बोझ भी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि बिहार से जेडीयू, यूपी से अपना दल जैसी छोटी पार्टियों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर अनुमान लगाना आसान नहीं और वो कई बार अपने फैसलों से सभी को चौंकाते भी हैं, लेकिन फिर भी कई नामों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिजली नीति को लेकर कैप्टन अमरिंदर सरकार अपने ही वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गई है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाए थे और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक एक कर कैप्टन की बिजली नीति को लेकर कई सवाल पूछे हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ सवालों की फहरिस्त खड़ी कर दी है। बिजली नीति पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को घेरते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसे तमाम सवाल किए जो पंजाब सरकार को चुभ सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली व्यवस्था में मिसमैनेजमेंट का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ सवालों का मोर्चा खोल दिया। ये बकायदा तौर इनकी मिसमैनेजमेंट है, ये चेयरमैन की और इनकी बॉडीज की, और जैसे लेक्स माहौल चलता है कि कोई बात नहीं ठीक हो ही जाएगा, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और इनको बकायदा तौर जो भी आदमी जिम्मेवार है
जो इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ सरकार का, तो उसकी जिम्मेवारी जो ऑफिसर्स पर है उनको ईयरमार्क करना चाहिए और उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। कैप्टन सरकार से सवाल करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी कहा कि पंजाब में बिजली खरीद समझौते की समीक्षा बहुत देर में की जा रही है। दरअसल पंजाब में बिजली की महंगी दरें और बिजली संकट की वजह से अमरिंदर सरकार निशाने पर है। विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने अमरिंदर सरकार पर हमला बोला है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली नीति को लेकर सवाल उठाए और अब प्रताप सिंह बाजवा के आरोपों के बाद सरकार की बिजली को लेकर नाकामियों से एक के बाद एक पर्दा उठ रहा है। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी कहा कि जिस श्वेत पत्र को लाने की बात 16 महीने पहले की गई थी, उसे अब तक आखिर क्यों नहीं लाया गया। 2020 में चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था हम व्हाइट पेपर लाएंगे, उसमें भी 16 महीने हो चुके हैं। आपने ना व्हाइट पेपर लाए, ना रीनेगोशिएशन शुरू की। और मैं फिर से ये खदशा बता रहा हूँ कि जब जो पावरफुल लॉबी थी जिन्होंने ये सिग्नेचर्स करवाए थे पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ, वो आज भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब काम तो उन्हीं से ही लेना है? क्या वो लोग पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ जो हुए एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करने देंगे? यानी मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई। चुनौती ये कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग को कैसे शांत किया जाए, कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली वादे की काट निकाली जाए, कैसे बिजली के मुद्दे पर उठे बगावती सुरों को शांत किया जाए और कैसे प्रताप सिंह बाजवा जैसे अपने ही नेताओं के सवालों का जवाब दिया जाए। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब में बिजली संकट पर ट्वीट किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज के बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। इसे आसानी से पाया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। इसके अलावा बिजली के मुद्दे की आग भी पार्टी को अंदर ही अंदर झुलसा रही है। कैप्टन के लिए मुश्किल ये है कि बिजली की नीति को लेकर विपक्षी ही नहीं, उनकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता उन पर सवाल खड़े रहे हैं। ऐसे में कैप्टन के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। सवाल ये है कि कैप्टन चुनाव से पहले पार्टी को इस मुसीबत से कैसे उबारते हैं। आरजेडी के स्थापना के 25वें साल पर जेडीयू ने पार्टी से 25 सवाल खड़े किए हैं। 25 पोस्टर के जरिए जेडीयू ने लालू के शासनकाल पे हमला किया है, तो दूसरी तरफ ये भी पूरा है कैसे तेजस्वी यादव ने 29 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली। एक तरफ आरजेडी की सिल्वर जुबली का मौका है, तो दूसरी तरफ जेडीयू आरजेडी की इसी सिल्वर जुबली का मजा इन पोस्टर के जरिए किरकिरा करना चाहती है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर मौका लगाए बैठी जेडीयू ने 25 सवालों के जरिए घेर लिया। पोस्टरों में दिखाया गया कि लालू और राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल में किस तरह से जंगल राज का माहौल था और कैसे डॉक्टर लगातार पलायन को मजबूर थे। जमीन घोटाला, बिगड़ी कानून व्यवस्था, आरजेडी शासनकाल में हुए नरसंहार जैसे मुद्दों को इन पोस्टरों के जरिए हवा दी गई। साथ ही एक पोस्टर के जरिए ये दिखाने की कोशिश भी की गई कि कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने तत्कालीन गवर्नर को पैर तोड़ने की धमकी दे डाली थी। जेडीयू नेता नीरज कुमार के घर पर बाकायदा इन तमाम पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई। लालू यादव की आज प्रथम पेशी है 7वां जेल यात्रा के बाद, तो हम तो पूछेंगे कि लालूवाद विचारधारा है तो रोल मॉडल 1 जेल यात्रा, रोल मॉडल 2 यह पारिवारिक पार्टी है। सृजन घोटाला के सृजनकर्ता 2003 तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। रोल मॉडल 3 29 वर्ष की उम्र में यह संपत्ति। करीब 2.5 साल बाद जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान पार्टी से जुड़े संघर्षों की कहानी उन्होंने सामने रखी, तो दूसरी तरफ सरकार पर भी हमला किया। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के प्रदर्शन की भी उन्होंने तारीफ की। कई दिनों बाद अपने नेता लालू प्रसाद को सामने देखकर लोगों में उत्साह था, लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया। उन्होंने पार्टी की सिल्वर जुबली के मौके पर सियासत के तमाम तीर छोड़े। साथ ही इस दौरान अपनी आप बीतियों का भी जिक्र किया। तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची से
रांची में खत्म हो गया, जल्दी से उठा के लाया लोगों से। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। जेल से रिहा होने के बाद लालू यादव इस समय दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पे स्वास्थ्य लाभ तो ले ही रहे, साथ ही परिवार के साथ पार्टी की रणनीति भी बना रहे। यही वजह है कि जेडीयू पोस्टर वार के जरिए आरजेडी पर हमला कर रही है।